दुनिया भर में है घमासान और हिंदुस्तान के बाजारों में भी आज है बेहद अहम घरेलू संकेत। एक और ट्रंप साहब के ट्वीट तो दूसरी तरफ आज नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस बीच हफ्ते के आखिरी दिन कैसे रहेंगे बाजार, इस पर होगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और शुरुआत करते हैं आज के अहम संकेतों के साथ ही। घरेलू हो या फिर विदेशी फ्रंट पर बहुत सारे संकेत हैं जो बाजार की चाल पर असर डाल सकते हैं। अमेरिकी बाजार कल थोड़े दबाव के साथ बंद हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कि वो फेड के ब्याज दरें बढ़ाने से खुश नहीं है। एशियाई बाजारों की शुरुआत धीमी हुई है और एसजेएक्स निफ्टी बिल्कुल सुस्ती के साथ ट्रेड हो रहा है। लेकिन आज फोकस में रहेगा रुपया, जो कल रिकॉर्ड निचले स्तरों पर बंद हुआ है 69.05 के लेवल्स पर। आज रुपए की शुरुआत, रुपए का ट्रेंड इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिए। और विपक्ष ने जो पेश किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस पर आज बहस और शाम को वोटिंग होगी, तो ये भी एक अहम ट्रिगर है। लेकिन स्टॉक्स बहुत सारे हैं जहां पर नतीजों के हिसाब से आज असर दिखेगा। बजाज ऑटो दमदार नतीजे आ सकते हैं, फोकस में रहेगा। विप्रो के नतीजों पर भी नजर रहेगी और F&O की 8 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी आज, जिसमें खास रहेगा हेवल्स, C8, बाटा, MCX, जस्ट डायल। ये तमाम वो शेयर्स हैं जहां पर आज आपको ध्यान देना होगा। तो स्टॉक्स के हिसाब से तो एक्शन काफी रहेगा। आप अनिल जी सुबह बोल भी रहे थे कि स्टॉक्स पर फोकस करें, लेकिन आज के जो अहम संकेत हैं, बहुत सारे संकेत। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं रुपए से शुरुआत करूं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से शुरुआत करूं या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं, जो इन तीनों में सबसे अहम ट्रिगर है उसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे सबसे अहम ट्रिगर तो रुपए का है आज के सेशन के लिए, और यहाँ पर दोनों को हम मिलाकर बात कर सकते हैं। पहला, जो कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, और ऐसा बयान बहुत कम आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर फेड की आलोचना करें, और उसकी पीछे वजह बेहद साफ है। अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? कि ट्रंप प्रेसिडेंट बाद में बने, बिजनेसमैन पहले से है, और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि ब्याज दरें बढ़े। जाहिर सी बात है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ग्रोथ पर एक थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखता है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े बिजनेसमैन तो कभी ये चाहेंगे नहीं, और अमेरिका के लिए भी नहीं चाहेंगे। तो ब्याज दरों में बढ़त से वो खुश नहीं है। ब्याज दरों का बढ़ने का, अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? हमारे ऊपर ये फर्क पड़ता है कि वहां पर डॉलर में मजबूती आती है, और डॉलर में मजबूती आती है तो रुपए में आती है कमजोरी। तो ये बयान उनका भले ही अमेरिकी बाजारों को परेशान कर रहा हो कि कहीं न कहीं फेड अलग सोच रहा है और ट्रंप साहब अलग सोच रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। तो उम्मीद करें कि अगर इस बयान पर अगर डॉलर थोड़ा कमजोर हो और रुपया थोड़ा मजबूत हो, हमें यहाँ रुकना चाहिए रुपए पर। तो मेरे लिए आज सबसे अहम संकेत, और कल की देखिए कमजोरी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुई है, वो ये है कि रुपए में जो कमजोरी हुई, और कल हम रुपए में जो बंद हुए हैं डॉलर के सामने, ये अब तक के सबसे निचले स्तर है क्लोजिंग बेसिस पर। 69 रुपए 9 पैसे अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है। उसे होल्ड करेंगे क्या? मेरा ये समझना 69 रुपए 15 पैसे 20 पैसे के नीचे जाकर अगर ट्रेड करना शुरू किए तो फिर पैनिक वाली सिचुएशन होगी, फिर आपको 70 बहुत नजदीक नजर आएगा, आप 70-72 की बात करेंगे। तो करेंसी मार्केट के लिए आज मेक और ब्रेक वाला दिन है, और भारतीय बाजार सबसे ज्यादा अगर किसी एक बात से आज संकेत लेंगे तो वो रुपए से। ये आप मानकर चलिए। तो सिर्फ और सिर्फ रुपए पर नजर रखिए सबसे ज्यादा, कि हम करेंसी मार्केट पे क्या थोड़ी बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। आज पक्के तौर पर तोड़ देते थे हम लाइफ टाइम लो 69 रुपए 9 पैसे का, अगर ट्रंप साहब के बयान नहीं आते। तो अगर रुकना है तो ये एकदम परफेक्ट जगह है रुकने के लिए, ये परफेक्ट ट्रिगर है रुकने के लिए। होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। तो हमारा कॉन्फिडेंस बाजार का इसी बात से बनेगा या बिगड़ेगा कि रुपए कैसा खुलता है, कैसा ट्रेड होता है। अच्छा, जो ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने जब पेश किया तो उस दिन हमने थोड़ा सा उथल पुथल ऊपरी स्तरों पर बाजार में देखी थी। अच्छा, आज एक आपके माफ कीजिएगा मैं टोक रहा हूं आपको बीच में, लेकिन ये रुपए की बात पर ही एक चीज और है अहम जो बता नहीं रहेगी, वो है जो अमेरिका चीन के साथ कर रहा है। चीन उसका जवाब कैसे दे रहा है? अमेरिका ने तो बहुत सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगा दी, करेक्ट। चीन ने अभी तक वैसा जवाब नहीं दिया, बट लगाया कुछ नहीं, राइट। चीन ने दूसरा तरीका निकाला है। चीन ने कहा ठीक है, आपको जो करना करिए, हम हमारी करेंसी कमजोर कर देंगे, और वो कर रहे हैं। करेंसी काफी कमजोर तो हो चुकी है। चीन करेंसी कमजोर कर रहा है। अब चीन और अमेरिका के झगड़े के बीच में चीन करेंसी कमजोर करता है, डॉलर वैसे भी मजबूत होता है, ऊपर से फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है। तो हमारे लिए बड़ी समस्या इन दोनों देशों के बीच में, और हमारी समस्या ये कि चीन की करेंसी कमजोर होती है, डॉलर मजबूत होता है, तो हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है। और इस बात का विश्लेषण काफी कम लोग कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं हमारा रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, कच्चे तेल के ये मजबूत हो जाने के बाद में, या कच्चे
तेल में जो रिकवरी भाव कम हो रहे हैं, उसके बावजूद हमारी करेंसी मजबूत नहीं हो पा रही। तो उसके पीछे कारण एक ही है, जो दो बड़े देश एक तरह से इनडायरेक्ट करेंसी वॉर कर रहे हैं, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। तो अगर ये दोनों के बीच में कहीं सुलझने के संकेत होते हैं, या डॉलर थोड़ा कमजोर होता है, युआन का थोड़ा मजबूत होना, कमजोर होना बंद हो जाए, तो हमारे लिए काम का है। तो चीन की करेंसी की शुरुआत पर भी आपको नजर रखनी, 675 680 के आसपास युआन है, तो वो भी देखना होगा आपको कि वो किस तरह से रिएक्शन देता है। तो करेंसी मार्केट में पूरी तरह से नजर रखिए। बिल्कुल, युआन काफी कमजोर हुआ भी, और तमाम इमर्जिंग मार्केट से करेंसीज पर उसकी कमजोरी का असर दिखा भी है, पर चाहे वो भारतीय रुपया क्यों ना हो। तो चलिए, करेंसी मार्केट की तो बात होगी, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव जिस पर आज डिस्कशन होना है, वोटिंग होनी है, कितना अहम है बाजार के लिए? अविश्वास प्रस्ताव पे सबको विश्वास है कि ये पास नहीं होगा और उस अविश्वास प्रस्ताव से मतलब बाजार का भरोसा तो कोई हिला हुआ नहीं। देखिए, अगर कहीं 1% भी डर होता, ठीक है, जिस वक्त अविश्वास प्रस्ताव रखा गया उस समय हम थोड़े लुढ़क गए, लेकिन वो करेक्शन का ट्रिगर होता है चलने के बाद। आपको लगता है सरकार गिर जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, एक अच्छी बात है। मैं तो ये सोचता हूँ इसी बहाने कम से कम संसद चलेगी। जो भी जिसके मन में दिल में वो कहेंगे तो सही, देश की जनता सुनेगी तो सही, नहीं तो संसद ही नहीं चलती। पिछले कई सत्र बर्बाद हो गए। तो एक तरह से अच्छा है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बाजार के लिए नॉन इवेंट है, कोई मतलब नहीं इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए तो फिर सोमवार को जो होगा देखा जाएगा, वो तो होना है नहीं। लेकिन पॉइंट सिंपल ये है कि हमारे लिए इस नहीं कोई मतलब ही नहीं है, खाली ये एक अच्छा विजुअल होगा। जब संसद में बहस चलेगी, हम भी दिन भर काटेंगे, जो कोई अच्छा बोल रहा होगा सुनेंगे सुनाएंगे, बस उतना ही हमारे लिए वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, न्यूट्रल है मार्केट। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बाकी संकेत कैसे कैसे पेश किए? बाकी संकेतों में दीपाली देखिए, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल साइड पर, न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर, लेकिन मैंने थोड़ा सेफ रहने के हिसाब से न्यूट्रल रखे हैं। घरेलू संकेत पॉजिटिव है, एफएनओ संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट सावधानी भरा है, थोड़ा कॉशियस, ट्रेंड न्यूट्रल। ये है आज के संकेत। ठीक है, तो फिर शुरुआत कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या शुरुआत में आज के लिए 3 ट्रिगर, रूपी, रिजल्ट्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन। भले कुछ नहीं होना है, ट्रिगर तो है। तो ये 3 ट्रिगर आपके लिए, जो रिजल्ट्स आज आने वाले रिजल्ट्स मतलब कंपनी के रिजल्ट्स, ये हैं। आइए, आज निर्णायक लेवल नहीं है मेरे पास। 10,900 11,000 ये है निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज। 10,900 के नीचे आप खराब है, इनफैक्ट 10,925 के नीचे ही आप खराब है, और 11,000 के ऊपर आप अच्छे हैं, ये मानकर चलिए। पहली बात, ये छोटी रेंज है आपके लिए। बड़ी रेंज 10,850 से 11,075, ये है बड़ी रेंज जिसमें आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी के लिए रेंज 26,650 27,000, ये छोटी रेंज है, और बड़ी रेंज बहुत ही बड़ी आ रही है। अच्छा, वो क्या है? 26,500 से 27,150, 650 पॉइंट की रेंज। हाँ, आ रही है, मैं क्या करूं, जो लेवल्स हैं निकल रहे। तो मुझे लगता है शायद छोटी रेंज ही पार न करें हम किसी भी तरफ। 26,650 से 27,000, ये बैंक निफ्टी की रेंज है। और बैंक निफ्टी में पता नहीं थोड़े उतार चढ़ाव के संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि सेफर साइड पर बड़ी रेंज रखने में कोई हर्ज नहीं। 10,900 10,925 अब अगला अहम सपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मजबूत सपोर्ट है, अहम सपोर्ट है, शायद आसानी से हम तोड़े ना। बैंक निफ्टी पर वही 26,650 26,700 अगला अहम सपोर्ट है, शायद जल्दी से नहीं तोड़ेंगे। क्लोजिंग बेसिस पर 2 स्टॉप लॉस मेरे सामने बहुत क्लियर है, जहां मुझे कोई मतलब वो 2 राय नहीं कि ये आपको लगाना ही चाहिए। पहला है 10,925 का निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर 26,650 का, ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है। ये 2 लेवल आप स्टॉप लॉस के रख लीजिए तेजी की पोजीशन पर। इसके नीचे बंद हो, आप अपनी तेजी की पोजीशन काट लें, खत्म करें। ठीक है, ये हो गया। अब आइए आज का ट्रेड देता हूं। शॉर्ट निफ्टी 11,025 शुरुआती स्टॉप लॉस होगा। वैसे बेहतर और सेफ स्टॉप लॉस 11,075 का बनता है, ठीक है, लेकिन आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि आप बंद हुए हैं 10,957 के आसपास, तो 11,025 भी सफिशियंट है। 11,000 के पास मौका मिले तो और बेहतर है बेचने का। 10,925, 10,900 और 10,875, ये 3 लेवल में कोई न कोई आपको मिलना चाहिए। एक्चुअली 10,925 ही है वैसे काटने का लेवल। 10,925 के नीचे गिरकर ट्रेड करना शुरू किया दीपाली, तो 75 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है, 50 से 75 पॉइंट की, जो 10,850 10,875 तक निफ्टी को ले जा सकती है। निफ्टी खरीदना है तो 10,875 के आसपास खरीदना चाहिए, सेफ्टी रहेगी। 10,850 आपका स्टॉप लॉस होगा, 10,900 10,925 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी शॉर्ट करें, 27,050 का स्टॉप लॉस है आपका बैंक निफ्टी पर।
26,700 26,650 पहला वो सपोर्ट जोन है जहां पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी चाहिए। एक चीज बैंक निफ्टी में भी दीपाली बहुत साफ दिख रही है, 26,650 अगर हमने गलती से तोड़ा, संभावना कम है वैसे, लेकिन अगर गलती से तोड़ा तो सीधा आपको 150 पॉइंट नीचे मिलेगा बैंक निफ्टी, रुकेगा ही नहीं फिर। 26,650 के नीचे सीधा 26,500 है, नॉन स्टॉप फ्री फॉल है, एकदम फ्री फॉल है। तो ये मुझे थोड़ा डर है कि जो बड़ा अहम सपोर्ट है ना, बार बार आप उधर जाके हिट करते हैं और एक बार वो टूट गया तो फिर कोई खरीदने वाला नहीं होता। तो 26,650 बैंक निफ्टी पर ध्यान रख लीजिए, एकदम नोट करके रख लीजिए। तो आसानी से टूटे ना, इसलिए मैं ये सोचता हूं कि 26,650 के आसपास एक मौका खरीदारी का बन सकता है कॉन्ट्रा कॉल लेकर। 26,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, 26,750 और 26,800 के टारगेट के लिए। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां पर इस वक्त भले आपका मूड खराब दिख रहा है, SGX में उतार चढ़ाव दिख रहा है, एशिया थोड़ा ढीला सा कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ओपनिंग और हमारे ये लेवल्स बदलेंगे। कब और कैसे? जैसे रुपए की शुरुआत होगी, रुपए की ओपनिंग अगर आज पॉजिटिव हो गई, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, तो आपके लिए इतने नीचे के लेवल दिखेंगे ही नहीं। और रुपए ने जो कमजोरी दिखा दी, 59.15 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू हुआ, तो फिर आपके लिए ऊपर में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो आप ये सब लेवल को ऐसे ही अकेले में ना देखें, रुपए के साथ मिलाकर देखें, तो आप सही ट्रेड ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पुट कॉल रेशियो 1.64 के आसपास है, ठीक है, कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हुई निफ्टी बैंक निफ्टी पर। और इनफैक्ट जब F&O के आंकड़े डिस्कस करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी जरूर कि 10,925 और 26,650 की रेलेवेंस क्यों है इतनी, कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन उससे पहले FIs DIs ये आंकड़े एक बार बताइए। ये आपने इनफैक्ट पहले सेक्टर्स बताइए, आज आपने सेक्टर्स नहीं बताया, किन स्टॉक्स पे सेक्टर्स पे फोकस करें? नहीं, मैंने जानबूझ के अवॉइड किया, आपने पकड़ लिया। कुछ ऐसे दिख नहीं रहे सेक्टर, नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कोई सेक्टर जो बहुत चल जाए या बहुत गिर जाए। बेहतर यह है कि मैं उन 8-10 स्टॉक्स पर फोकस करूंगा जो निफ्टी और F&O के हैं, जहां रिजल्ट्स आने। अच्छा, हाँ, वो तो फोकस में रहेंगे, तो उन्हीं पे ध्यान दें। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है, ज्यादातर स्टॉक्स जो रिजल्ट देने वाले हैं, उन रिजल्ट वाले स्टॉक्स में, ज्यादातर स्टॉक्स में मुझे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। तो रिजल्ट्स के लिहाज से मैं मंदी नहीं सोच रहा, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी सोच रहा हूं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पता नहीं, कॉन्फिडेंस कम है और कोई ऐसा खास सेक्टर क्लियर कट निकल के आ रहा। थोड़ा सा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स चल सकते हैं, खासतौर से गैस से रिलेटेड, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो चीजें बाहर आई है। लेकिन वही है कि थोड़ा चल सकते हैं, उसके लिए क्यों किसी को दिलाया जाए, ऐसा तो है नहीं कोई बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स तो काफी दौड़ लगा भी चुके हैं, इसलिए मैंने अवॉइड किया। ठीक है। अच्छा, FIs DIs के आंकड़े अगर देखें तो आपने कहा FIs के DIs के आंकड़े न्यूट्रल, FIs के स्पेशली न्यूट्रल टू पॉजिटिव रखे। यस। कैश मार्केट में तो उन्होंने बिकवाली की है, फिर पॉजिटिव क्या है FIs का? 1080 करोड़ की इंडेक्स की खरीदारी। अच्छा, तो क्या? और आज मैं पूरा समय के साथ तो अंदर और डेटा डिटेल में भी पढ़ के आया हूँ कि उसमें दीपाली एक अच्छी चीज जो दिख रही है वो ये कि उन्होंने निफ्टी में खरीदारी की है। अच्छा। बैंक निफ्टी थोड़ा बेचा है, तो निफ्टी पे भरोसा ज्यादा है उनका। निफ्टी पे भरोसा ज्यादा। 1080 करोड़ की खरीदारी छोटी नहीं होती। आप देखिए, इंडेक्स 1000 करोड़ का खरीदना, वो भी कल जैसे बाजार में, बढ़िया माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। तो ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है कि चलिए कम से कम जिस दिन खराब हो रहा है बाजार, उस दिन FIs खरीद तो रहे हैं, ट्रेडर्स बेच रहे हैं, FIs खरीद रहे हैं, सिंपल। तो ये एक अच्छा संकेत है। और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर भी आया। स्टॉक फ्यूचर्स में 110 करोड़ की खरीदारी की है, ओपन इंटरेस्ट घटा, यानी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई। तो नेट आप देखेंगे ना, तो आसानी से मूड को अलग करके देखते तो आप ये कह सकते थे कि भाई डेटा अच्छे हैं, खराब नहीं है। और घरेलू फंड ने 450-500 करोड़ की खरीदारी की, तो अच्छे ही है। ठीक है। F&O के आंकड़े अगर हम देखें तो पहले तो ये बताइए, निफ्टी 10,925 या 10,900 क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? 10,900 इसलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, वो आप आसानी से तोड़ेंगे नहीं। और 10,925 पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में 2 बार निफ्टी ने वहीं से सपोर्ट लिया है। अच्छा। और वहां से घूमा है। 10,925 से घूमकर आप 11,075 पहुंचे। इसलिए अब 10,925 को तोड़ेंगे तो थोड़ा पैनिक होगा, वो 50-75 पॉइंट का पैनिक बनता है। इसलिए 10,925 बेहद अहम है। और 10,900 इसलिए अहम है कि वहां पर वायदा कारोबार में 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये 10,925 सपोर्ट जोन की इंपॉर्टेंस आपको पता चली, करेक्ट। 11,000 पार करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि 11,000 के लेवल पे दीपाली, अच्छा एक नेगेटिव चीज है, कल 11,100 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था पुट में, वो और नीचे शिफ्ट होकर 11,000 पर आ गया है। अच्छा। तो अब 11,000 को पार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिक्कत इतनी भी नहीं है क्योंकि 11,000 के पुट और कॉल दोनों में लगभग बराबरी का इंटरेस्ट है। 11,000 के पुट में 42 लाख है और 11,000 के कॉल में
43 लाख और 42 लाख शेयर, मतलब बराबर ही है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि दोनों तरह के ट्रेडर बड़े स्ट्रांगली मानकर चल रहे हैं। जो तेजी करने वाले मान रहे हैं कि एक आध दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 11,000 के ऊपर ही रहेंगे, एक्सपायरी 11,000 के ऊपर ही होगी। मंदी वाले मान रहे हैं कि 11,000 के नीचे होगी, हम बढ़ने ही नहीं देंगे, तुम एक दो दिन ऊपर चले जाओ, वापस खींच के लाएंगे। तो ये बड़ा क्रूशियल वाला लेवल हो गया, बड़ा रस्साकशी वाला लेवल हो गया। और दूसरा ये आज शुक्रवार है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेडर्स उन स्पेशल 46 शेयरों में ऑलरेडी ब्रोकर्स पोजीशन कम करने के लिए बोल चुके हैं कि 4 दिन पहले करो। हालांकि एक्सचेंज का सेबी का रूल नहीं है, आप चाहें तो 3:29 पर गुरुवार के दिन तक कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी रखने के लिहाज से हर ब्रोकर ने पहली बार हो रहा है तो अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रखें, तो वो स्टॉक्स काफी एक्शन में रहेंगे भी। करेक्ट। तो ये सारा एक्शन है इस वक्त। तो ये हो गया आपका निफ्टी पर, और निफ्टी पर प्रीमियम बढ़कर भी आई है 16 पॉइंट की, तो फ्रेश खरीदारी हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई। बैंक निफ्टी में आई है 15,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, प्रीमियम जस की तरह से 52 पॉइंट के आसपास की। बैंक निफ्टी के लिए 26,500 अहम सपोर्ट है, जहां 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। 27,000 यहां पर कॉल्स में 9 लाख शेयरों का है। 27,000 बैंक निफ्टी के लिए बेहद अहम लेवल है, ठीक उसी तरह से जैसे 11,000 है, क्योंकि 27,000 पर पुट में भी और कॉल में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना है। तो एक चीज क्लियर दिख रही है, बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर दिख रहा है। 27,000 के पार निकलकर टिकना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। 27,150 परफेक्ट शॉर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी पर 11,025 से 11,075 परफेक्ट बेचने की जगह है। ये तो कम से कम आज के डेटा में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। 9:08 पर जब रुपए की शुरुआत हो जाएगी, लेवल्स इंडिकेटिव एक्शन में फ्रीज हो जाएंगे, तब एक बार फिर से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर करना क्या है। एक बार फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आपको रेंज और स्ट्रैटेजी बताई गई है, लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ द डे की। तो आज स्टॉक सेक्टर क्या है? स्टॉक ऑफ द डे स्टॉक है बाटा, जो आज रिजल्ट देने वाला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाटा के बेहतरीन नतीजे आने चाहिए, और शायद पिछले 2 साल में सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहने चाहिए इस बार। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम नजर आ रहा है। दूसरी बात एक और है दीपाली की, पिछले साल के लो बेस का भी फायदा मिलेगा इन्हें, वो तो है ही। चलिए, उससे हम इतना नहीं मानते कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट्स हम किस चीज से अच्छे मानेंगे? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का आउटलुक जो बाटा ने पहले दिया है वो बहुत मजबूती के साथ दिया है, और वो बहुत पॉजिटिव, और उसका असर इस बार रिजल्ट में देखने को मिलेगा। दूसरा, इनके जो मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिनके ये बोलते हैं, जिनको हम आमतौर पर हम हश पपीज बोलते हैं और ये प्रीमियम प्रोडक्ट मानते हैं, वहां पर मार्जिन बहुत बेहतर है, और वो जो सेल्स ग्रोथ आएगी वो बाटा के मार्जिन को इंप्रूव करेगी, एक्सपांशन होगा, और उसके चलते हुए मुझे लगता है बाटा में अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। कल के कमजोर बाजार में भी दिन के आखिर में हरे निशान में जाकर बंद होने में कामयाब रहा है। शायद बाजार बंद होने के आसपास 2-2:30 बजे के बाद, या फिर बाजार बंद होने के बाद, यानी सेकंड हाफ में रिजल्ट आएंगे। लेकिन देखिए, रिजल्ट है, रिजल्ट के दिन किसी भी तरह का कोई भी मूव आता है स्टॉक में, मेरा ये मानना है 820 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये मैं फ्यूचर्स के लेवल आपको बता रहा हूँ। 828, 830 कुछ बंद हुआ होगा फ्यूचर, तो 820 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको बाटा में रखने चाहिए। ऊपर की तरफ 852, 850, 852 पहला टारगेट हो सकता है, और दूसरा टारगेट 865, 870 की रेंज में हो सकता है। तो ये 2 लेवल आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं बाटा के लिए, और आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, रिजल्ट के बेसिस पर रिजल्ट्स हम सिर्फ उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, हम उस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि रिजल्ट के साथ और क्या आ रहा है। मसलन इन्फोसिस के रिजल्ट्स खराब आने की आशंका थी, खराब रहे भी। अब तक की जितनी आईटी कंपनियों में इन्फोसिस के रिजल्ट थोड़े ढीले थे, राइट, लेकिन बोनस ये तो हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला है? करेक्ट। सेम माइंडट्री के रिजल्ट देख लीजिए, हमारा अंदाजा था रिजल्ट अच्छा आएंगे। आप किसी भी लिहाज से देख लीजिए, रिजल्ट अच्छा है। मार्जिन 2% गिरने थे, 1.5% गिरे। वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त आई 6% के ऊपर, आय 12% बढ़ी। लेकिन किसको पता था सीएफओ जी चले जाएंगे, डॉलर रेवेन्यू 16 क्वार्टर्स के हाई पर रहेगा। एब्सोल्युटली, सीएफओ चले जाएंगे, किसको पता। तो इवेंट रिस्क हमेशा आपको रहेगी रिजल्ट्स में जब आप ट्रेड करते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, मुनाफे को बांधते चलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन बाटा स्टॉक ऑफ द डे है मेरा। बिल्कुल, 850 से 852 पहला टारगेट, 865 से 870 दूसरा टारगेट रहेगा। और इनफैक्ट इसी तिमाही के दौरान इन्होंने कुछ नए स्टोर्स भी खोले हैं। रेड लेबल नाम की नई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च की, जिसको बहुत हाँ, रेड लेबल नाम है, और विमेन और मेन फुटवेयर इन्होंने ये नई सेगमेंट लॉन्च किया, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। और हर्ष पपीज का तो आपने बताया, प्रीमियमाइजेशन इन्होंने किया है, यानी प्रीमियम प्रोडक्ट्स को
ग्राहकों के लिए और अट्रैक्टिव वे में लेके आए हैं। कुछ तो हश पपीज के शूज ऐसे हैं, आपको लगता है कि आपने लेदर शूज नहीं स्पोर्ट्स शूज पहने, इतने कंफर्ट देते हो, तो वो अच्छे बिक रहे हैं। चलिए, तो बाटा पर तो नजर रहेगी ही। 250 बेसिस पॉइंट इनके मार्जिन सुधर सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। 14.5% के आसपास आ सकते हैं। मुनाफे और आय में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो बाटा है आज का स्टॉक ऑफ द डे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि बाटा के अलावा और भी कई F&O की कंपनियां हैं, निफ्टी की कंपनियां हैं, जिनके नतीजे आज आएंगे। नतीजे कैसे आएंगे, नतीजों के बेसिस पे आज आपको क्या रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा करेंगे। पूजा, रजत, संदीप, सुमित हमारे साथ मौजूद है खबरों वाले स्टॉक्स लेकर। कल बाजार बंद होने के बाद आए जो नतीजे हैं उन पर चर्चा करने के लिए, और ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, और सबसे बड़ी टीम आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर, जो आपकी करेगी मदद कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे खबरों के आधार पर, और आपको रणनीति क्या बतानी है ये बताने के लिए दो मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश बंसल हैं, विकास सेठी हैं, लेकिन स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए पूजा, रजत, संदीप और सुमित हमारे साथ हैं। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं पूजा के साथ, और उनसे जान लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में रहेंगे। पूजा से पूछेंगे, लेकिन नतीजे जो आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, उसकी डिटेल्स है सुमित के पास। सुमित, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं। शुक्रिया दीपाली। देखिए, सबसे पहले तो कुछ बड़े नतीजों की बात कर लेते हैं। आज वैसे दिन अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे नतीजे हैं मेरे पास। तो बजाज फिनसर्व सबसे पहला नतीजा है। एक रोबस्ट सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बजाज फाइनेंस के नंबर्स भी उतने खराब नहीं थे कि बेस चेंज किया था, इसलिए कंप्यूट करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बजाज फिनसर्व के नतीजों में मेजरली उन्हीं का कंसोलिडेटेड नंबर्स में उनके नंबर्स भी आते हैं, तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स बजाज फिनसर्व ने पोस्ट किए, इंडिविजुअली भी और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी। आय करीब 16.5% बढ़ी है, और मुनाफा 42% इस बार बढ़कर आया है। और सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है, 35% के आसपास AUM के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कैश साउंड है, डेट फ्री कंपनी है, तो एक अच्छे नंबर्स बजाज फिनसर्व की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा ABB के नंबर्स आए, नंबर्स ये भी अच्छे हैं, नंबर्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनुमान से स्लाइटली नीचे हैं। मुनाफे फ्रंट पे करीब 75 करोड़ से बढ़ के 102 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। आय करीब 2233 करोड़ से बढ़ के 2712 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आई है। और एबिटा जो कि 196 करोड़ रुपए आया है। तीनों ही केस में एबिटा 200 करोड़ से ज्यादा का अनुमान था, 196 करोड़ आया है। मुनाफा 110 करोड़ का अनुमान था, 102 करोड़ रुपए आया है। और आय करीब 2700 करोड़ का यह अनुमान था, 2700 करोड़ रुपए आई है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ अनुमान से स्लाइटली नीचे है। ABB इसलिए कॉशियस रहिएगा, थोड़ा पॉजिटिव या अनुमान से थोड़ा कम के हिसाब से इसे लेके चलिएगा। हैट्सन एग्रो के नंबर अच्छे आए हैं, तीसरा नंबर है ये, 35 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 38 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। आय करीब 1253 करोड़ है। एबिटा 122 करोड़ है, अनुमान था करीब 110 से 115 करोड़ के बीच में, 122 करोड़ रुपए आया है। और मार्जिन भी 10% के आसपास आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक खबर भी है, कंपनी नया प्लांट लगा रही है महाराष्ट्र में डेयरी को लेकर, और डेयरी के लेकर अब जो खबरें हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगी, तो इसलिए हैट्सन एग्रो पे आप ध्यान रखें। अच्छे सेट ऑफ नंबर्स में ओमैक्स ऑटो को ध्यान रखिएगा। ये कंपनी 22 करोड़ के घाटे से सीधे सीधे आधे करोड़ के मुनाफे, यानी 50 लाख के मुनाफे के अंदर आ गई। एक टर्न अराउंड हुआ है लॉस से प्रॉफिट में। इनकी आय भी करीब 270 करोड़ रुपए के आसपास आई है। यहां पे बहुत ज्यादा जंप नहीं है, लेकिन हाँ मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने करीब 13.5 करोड़ के इबिटा घाटे से रफली 10.5 करोड़ का इबिटा मुनाफा पोस्ट किया है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर भी जो नंबर्स हैं वो काफी टर्न अराउंड लाइक सिचुएशन में आए हैं। तो अच्छे नंबर्स ऑपरेशनल फ्रंट पर भी हैं और मुनाफे फ्रंट पर भी हैं। ओमैक्स ऑटो के आप ध्यान रख सकते हैं। आदित्य बिरला मनी, छोटे नंबर्स हैं कंपनी के, लेकिन ध्यान रखिएगा 1.5 करोड़ के मुनाफे से 2 करोड़ का मुनाफा आया है, और 36 करोड़ की आय 42 करोड़ रुपए आई है। तो अच्छे नंबर हैं, लगातार शायद तीसरी तिमाही जबकि कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं। आदित्य बिरला मनी और पेरेंट आदित्य बिरला कैपिटल, इन दोनों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। और आखिरी में दिग्विजय सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट के ऊपर मुनाफा 1.5 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ रुपए आया है, और आय 106 करोड़ से 117 करोड़ रुपए आई है। छोटी सीमेंट कंपनी है, तो इसलिए भी इस लिहाज से भी नंबर पर ध्यान रखिए आप। अच्छे नंबर है तो इसका इंपैक्ट बाकी छोटी मझौली सीमेंट कंपनियों के ऊपर भी शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, स्पेशली गुजरात और बाकी रीजन की। तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे नतीजों के हिसाब से, लेकिन खबरों वाले स्टॉक्स ढेर सारे हैं जिन्हें लेकर रजत और पूजा हमारे साथ हैं। रजत, आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं? रिलायंस कम्युनिकेशन आज फोकस में, क्योंकि 10 अगस्त को ये बॉन्ड होल्डर्स के साथ बैठक है और इसमें बॉन्ड रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर फैसला हो सकता है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आज एक्शन में रह सकता है। दूसरा है रियल एस्टेट। हम कल से ही ट्रैक कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में क्या होना था। फाइनेंस मिनिस्टर से आज उनकी बैठक थी, तो हुआ यह है कि सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के खस्ता हाल को लेकर बैठक की, और जो की कंसर्न्स इसमें उठाए गए उसमें टैक्स कंसेशन अगर रियल एस्टेट को सेक्टर को मिल जाए तो वो बहुत बेहतर। और दूसरा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये भी इंडस्ट्री प्लेयर्स की मांग थी जो इस बैठक में रखी गई है। इस बैठक में बैंक्स, NBCC
अन्य डेवलपर्स बैठक में मौजूद थे और इसमें रियल एस्टेट में जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनका सोल्यूशन निकालने पर चर्चा की गई। साथ साथ ये इंपॉर्टेंट खबर है कि आईओसी, बीपीसीएल और अदानी फोकस में है। वो इसलिए क्योंकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके लिए सबसे ज्यादा बोलियां इन कंपनियों ने लगाई हैं। एक एक करके मैं आपको बता दूं, ये जो पीएनजीआरबी ने ये जो लिस्ट जारी की है, इसमें अदानी ने आईओसी के साथ मिलकर 54 शहरों के लिए बोली लगाई है, जो इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। बीपीसीएल ने 53 शहरों के लिए बोली लगाई है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में गेल ने 34 शहरों के लिए बोली लगाई है। हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो इस बार इन्वेस्टमेंट होगी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में, वो लगभग 4 गुना हो सकती है पिछले साल के कंपैरेटिव, पिछले फिस्कल के कंपैरेटिव। तो ये बहुत बड़ी खबर है आईओसी, बीपीसीएल और अदानी के लिए। डेयरी कंपनी आज फोकस में रहने वाली है। प्रभात डेयरी, पराग मिल्क, उमंग डेयरी जैसे स्टॉक्स, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दूध की कीमतें तय कर दी हैं। जो डेयरी फार्मर्स है उनके लिए अब 25 रुपए प्रति लीटर ये दूध की कीमत तय की गई है। जो पहले वेरिएशन था 14 से 20 रुपए, जिसको लेकर विवाद चल रहा था, तो अब उसको 25 रुपए प्रति लीटर पे फिक्स कर दिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार दूध डेयरी फार्मर्स को, जो दूध डेयरियां हैं, उनको 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी भी देगी ताकि डेयरी कंपनियों के ऊपर बोझ ना आए। और डेयरी संघ भी बोल रहे हैं कि सरकार ने जो आदेश दिया है इसको पूरी तरीके से मानेंगे, लागू करेंगे। जीएम ब्रूरीज फोकस में, ये सरप्राइज है, एएसएम फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया गया है कंपनी को, जीएम ब्रूरीज को। और ट्रेडिंग के लिए अब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा, 100% का मार्जिन लगेगा अगर आप ट्रेड करते हैं, तो जीएम ब्रूरीज पे कॉशियस रहिए। फंड एक्शन हुआ है कुछ चुनिंदा कंपनियों में, जिसमें सिंगर इंडिया है। प्रमोटर ने 22,500 शेयर्स बेचे हैं 16 से 17 जुलाई, ये तारीख बताई गई एक्सचेंजेस पे, जिसपे सिंगर इंडिया ने के प्रमोटर्स ने बिकवाली की है अपने शेयर्स की। शक्ति पंप्स फोकस में है, यहां पर प्रमोटर्स ने 11,500 शेयर खरीदे हैं, 18 जुलाई तारीख बताई गई जहां पर ये खरीदारी हुई है। और एक्सिस केड्स इंजीनियरिंग, इसमें प्रमोटर ने 30,000 शेयर अपनी कंपनी खरीदे हैं और एक्सचेंज पर तारीख बताई है 16 जुलाई, जिसमें शेयर की खरीदारी हुई है। तो ये खबरों वाले स्टॉक्स हैं। रिपोर्ट जो खबरें हैं काफी इंटरेस्टिंग है, राय लेंगे इन पर एक्सपर्ट्स के। लेकिन पूजा के पास भी हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स, बताइए पूजा। जी, मेरे पास ज्यादातर जो खबरें वो आज के इवेंट से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है उसमें शुगर पर सेस को लेकर कुछ आउटकम निकल कर आ सकता है। इसके अलावा एथेनॉल पर जीएसटी घटाने को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है, 18 से 12% करने पर भी विचार हो सकता है। पिछली बैठक में इस पर ज्यादा कुछ आउटकम निकल कर आया नहीं था। आज जो बैठक होगी उस पर हमारी नजर होगी और तमाम जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं उन पर भी आज फोकस रहेगा। इसके अलावा जस्ट डायल, यहां पर नजर रखिए, आज कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। और इसके अलावा आज बोर्ड की बैठक में बायबैक को लेकर भी कुछ फैसला निकल कर आ सकता है, तो जस्ट डायल पर नजर रखिए। एक आईपीओ का भी अपडेट ले लेते हैं। टीसीएनएस क्लोथिंग का आईपीओ आज इसका आखिरी दिन है। दूसरे दिन जो रिस्पांस मिला इस आईपीओ को, करीब 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पर ज्यादातर जो डिमांड है वो क्यूआईबी की तरफ से देखने को मिली है, तो इस आईपीओ पर नजर रहेगी। इसके अलावा रिलायंस, आज शाम 5 बजे से शुरू होगा मॉनसून हंगामा स्कीम, जिसमें कि अगर आपके पास पुराने जियो के फोन है तो आप उसको नए फोन के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। मात्र 501 में आपको नया जियो का फोन मिलेगा, तो इस इवेंट पर भी नजर रहेगी। पहले ये कल होने वाला था लेकिन अब इसको प्रीपोन कर दिया गया और आज शाम 5 बजे ये स्कीम आज से शुरू हो जाएगी। एलेम्बिक फार्मा कंपनी को अपने गुजरात प्लांट, कारा खादी प्लांट के लिए क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी कि इस प्लांट की जांच हुई थी और कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। एलेम्बिक फार्मा पर इस खबर के चलते आज नजर रहेगी। और हिंडाल्को, कल हमने देखा था कि 6% तक की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। खबर की वजह से एलरिस के अधिग्रहण पर की खबरें आ रही थी। हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस अधिग्रहण कर सकती है, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इस पर कंपनी की सफाई आई है कि अभी फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन आज कंपनी की बैठक होगी, हिंडाल्को की बैठक होगी, जिसमें खबरें निकल कर आ रही है कि शायद एलरिस के अधिग्रहण को लेकर कुछ चर्चा की जा सकती है, तो हिंडाल्को पर आज नजर रखिए। तो जो सारी खबरें आपने बताई उनमें सबसे ज्यादा अहमियत वाली खबर यही है हिंडाल्को की, जब एक्सचेंज को क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं हम एलरिस का एक्विजिशन करने नहीं जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। स्टॉक जो कल 8% टूटा है, फिर आज इसमें रिकवरी थोड़ी आनी चाहिए। आइए शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को और उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी लेंगे। विकास सेठी साहब और राकेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब, क्या लग रहा है बाजार का मूड, क्या थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है या फिर ठीक है छोटा मोटा करेक्शन, डरने की जरूरत नहीं? और आपकी पसंदीदा पिक्स इस वक्त बाजार में? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही एक लैकलस्टर सा माहौल है बाजार में खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो बहुत ही ज्यादा गिरावट आ चुकी है
और काफ़ी अभी भी मतलब रोज हम देखते हैं कोई ना कोई मिड कैप पे 10-12% की विदाउट एनी सिग्निफिकेंट न्यूज़ आती है। जहां पे भी थोड़ी भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है जिसका उसका एक बहुत ही बुरी तरह से उस स्टॉक की पिटाई होती है। जैसे हमने कल देखा माइंडट्री में, हालांकि नतीजे अच्छे थे बट स्टॉक 11-12% टूट चुका था। तो इस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो बिल्कुल एक दहशत जैसा माहौल है। बट मुझे लगता है अभी इन लेवल्स पे बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। बट मुझे लगता है अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो उनको बाइंग शुरू करनी चाहिए। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीद के रखेंगे और अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो यहां से सिग्निफिकेंट अपसाइड बिल्कुल इन सब क्वालिटी मिड कैप्स में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और जहां तक फ्रंटलाइन स्टॉक्स का सवाल है, वहां पे सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी चल रही है। आजकल निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ये निफ्टी 50 नहीं होकर निफ्टी 5 हो गया है। बिल्कुल 5 स्टॉक जैसे एचडीएफसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, हिंदुस्तान लीवर है या इन्फोसिस है, इन 5 स्टॉक के ऊपर निफ्टी में बिल्कुल गिरावट नहीं आ रही है और निफ्टी अपने लेवल्स पे पड़ा हुआ। बट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी बड़ी मार पड़ी है। और जहां तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए सलाह रहेगी, मेरी राय खरीदारी की तरफ ही रहेगी। पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत ही अच्छा उछाल कल फैग एंड में देखने को मिला, मुझे लगता है वो आज भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और वैसे भी मैं इस स्टॉक पे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काफी बुलिश हूं। मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे, तो रिलायंस पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा डीसीबी बैंक। कंपनी के नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे बट मार बहुत ज्यादा पड़ गई स्टॉक को। और उसके बाद से हमने कल देखा कि थोड़ी बहुत निचले लेवल से रिकवरी देखी गई है, वो इसमें भी मुझे लगता है कंटिन्यू होनी चाहिए, तो डीसीबी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और तीसरा स्टॉक रहेगा एक टायर स्टॉक। टायर एज अ सेक्टर अच्छा कर रहा है। जेके टायर के नतीजे बेहद ही शानदार आए, आज सीएट के नतीजे आने हैं। मुझे लगता है अपोलो टायर में कल एक अच्छी तेजी बनी है और यहां से और तेजी हो सकती है, तो अपोलो टायर में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, डीसीबी बैंक, अपोलो टायर तो इनफैक्ट कल का हमारा चलते चलते स्टॉक था और अच्छी तेजी लेकर ये बंद भी हुआ है, तो फोकस में तो रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि आज से मॉनसून धमाका ऑफर शुरू हो रहा है। लेकिन राकेश बंसल, कुणाल सरावगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, कल आपकी येस बैंक की कॉल ने तो दमदार परफॉर्मेंस दिखाई, तो बताइए आज ऐसे कुछ दमदार आइडियाज। गुड मॉर्निंग दीपाली। आज 3 कॉल्स हैं और तीनों बाय कॉल्स हैं। पहला बाय कॉल अपोलो टायर पर है, जहां पर टेक्निकल रुझान काफी पॉजिटिव है और कल के सत्र में भी स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था। 269 का एक स्टॉप लॉस, 291 का टारगेट। दूसरा एक बाय कॉल आईटीसी पर है, यहां पर कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। इस बार एफएमसीजी में ये एकदम विपरीत चल रहा है, जहां लीवर वगैरह डिक्लाइन कर रहे हैं। आईटीसी ने कल एक स्ट्रेंथ दिखाई है। 267 का स्टॉप लॉस, 281 का टारगेट। और लास्ट एक बाय कॉल कावेरी सीड्स पर, जहां पर कल 565 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 545 का स्टॉप लॉस, 596 का टारगेट। ओके, तो अपोलो टायर और आईटीसी ये 2 स्टॉक है और तीसरा है कावेरी सीड, ये खरीदना चाहते हैं बंसल जी। कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी, आपका भी सब खरीदने का है? अनिल जी, एक बेचना है। वो ठीक किया आपने, बताइए वो कौन सा है? पहले बेचने वाला हाँ। देखिए, बिकवाली की राय है टाटा पावर में, जिसमें कि ब्रेकडाउन हुआ है। बहुत गिरता तो नहीं, सुस्त है, सोता रहता है। देखिए, कल भी मैंने बीटीएसटीटी दिया था इस पर। अच्छा। और मुझे लगता है कि इसमें अनिल जी एक बहुत मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 7950 पर स्टॉप लॉस रखना है और 7650 पहला टारगेट होगा। खरीदारी की राय है ब्रिटानिया में, जिसमें कि लगातार तेजी देखी गई, फिर एक करेक्शन 3 दिनों का मुझे लगता है कि खत्म हो गया और दोबारा से इसमें रिजम्पशन ट्रेंड का देखा जाएगा, तो ब्रिटानिया लेना चाहिए 6300 के स्टॉप लॉस से और लक्ष्य होगा 6450 का। और अंत में जस्टाइल, जिसमें कि मुझे लगता है कि कल लेट आवर में बाइंग देखी गई थी, एक ब्रेकआउट आने की स्थिति बनी है, मुझे लगता है 615 तक चला जाएगा और यहां पर स्टॉप लॉस 580 पर रखकर जस्टाइल को भी खरीदने की राय। तो टाटा पावर बेचना है, ब्रिटानिया खरीदना है, जसडायल में भी तेजी करनी है। जसडायल तो आज नतीजे भी पेश करेगा और आज की बोर्ड बैठक में बायबैक पर भी डिसीजन हो सकता है। लेकिन अब ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स लेकर संदीप हमारे साथ हैं और नतीजों के सीजन में ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती भी हैं, तो उनसे जान लेते हैं कुछ अहम स्टॉक्स और उन पर राय। बताइए। देखिए दीपाली, नतीजों की बात आपने करी तो कोटक बैंक के नंबर्स कल आए थे। यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं उनकी ओर से बड़े अपग्रेड देखने को मिले टारगेट प्राइस में। सिटी ने लक्ष्य बढ़ाकर 1565 रुपये कर दिया है। ऑपरेटिंग नतीजे बेहतर हैं और इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो स्थिर है। सीएलएसए ने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1480 रुपये कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अधिक प्रोविजनिंग थी, मुनाफा गिरा था, एनआईए पे भी प्रेशर आया था, लेकिन ऑपरेटिंग आधार पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और नमूरा ने भी 1400 रुपये के टारगेट प्राइस दिए हैं और ब्रोकर्स एक तरफा राय है इनकी तेजी की। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, इसके नंबर
नंबर्स अच्छे थे। जेफरीज ने टारगेट बढ़ाकर 2900 रुपये कर दिया, सीधा 2400 रुपये से। मजबूत ग्रोथ थी लेकिन उसके बावजूद भी एनपीएस ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। जेपी मॉर्गन ने टारगेट दिया 2800 रुपये का। उनका मानना है कि एनबीएफसी क्षेत्र में अब भी ये उनकी टॉप पिक है और मुनाफे में इस साल भी 30% से ज़्यादा ही ग्रोथ आ सकती है। और सिटी का टारगेट देखिए 2200 रुपये था, एकाएक बढ़ाकर 2680 रुपये का कर दिया। तो बजाज फाइनेंस पे ब्रोकर्स बुलिश हैं और गोल्डमैन सैक्स ने भी टारगेट बढ़ाकर 2777 रुपये का किया है। डीसीबी बैंक पे आप नजर रखिए, आज एक कवरेज इनिशिएट करी है आईडीबीआई कैपिटल ने, बाय रेटिंग के साथ एक कवरेज है, 210 रुपये का टारगेट प्राइस है। अभी सेठी साहब भी बात कर ही रहे थे, तो आईडीबीआई कैपिटल भी मानता है कि हाल की गिरावट के बाद अच्छा मौका है एक्वायर करने का, स्टॉक को खरीदने का, और 29% के आसपास की अपसाइड और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कल आरबीएल बैंक के भी नंबर्स आए थे, यहाँ भी कोटक की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय उन्होंने दी है, टारगेट दे रहे हैं 475 रुपये का। उनका मानना है कि वैल्यूएशन के हिसाब से अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में नहीं बची, और इनफैक्ट सिटी ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 590 रुपये का टारगेट प्राइस उनकी ओर से देखने को मिला है। हिंडाल्को को लेकर अभी पूजा आपको खबर बता रही थी कि एक एलरिस का ये अधिग्रहण करने वाले हैं, उसकी वजह से कल स्टॉक में भारी गिरावट आई थी। मैक्वेरी ने एक रिपोर्ट जारी करी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 305 रुपये का लक्ष्य है। स्टॉक 200 रुपये के भी नीचे बंद हुआ है, 50% से ज़्यादा की अपसाइड है। वो मानते हैं कि कल जो गिरावट हुई है वो खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका है, और अगर खुदा ना खासा ये एलरिस का अधिग्रहण होता भी है जो कि करीब $250 करोड़ के आसपास का है, तो वो ये आराम से इनकी जो बैलेंस शीट है वो उसे पचा सकती है और अधिग्रहण से फायदा ही देखने को मिलेगा। मार्केट का मूड अच्छा नहीं है जिस वजह से स्टॉक गिरा है, लेकिन खरीदारी करने का काफी अच्छा मौका है। और आखिर में महिंद्रा सीआई, यहाँ पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग है, 325 का टारगेट प्राइस है। ईपीएस अनुमान में भी 2% की बढ़ोतरी की गई है, और आईसीसी सिक्योरिटीज ने भी 344 रुपए का टारगेट दिया है, क्योंकि नंबर्स काफी स्ट्रांग आए थे इस कंपनी के। शुक्रिया संदीप आपका रिपोर्ट बताने के लिए। हिंडाल्को पर ही मिस्टर सेठी की राय ले लेते हैं। सेठी जी, कल के 7% की कमजोरी के बाद मैक्वेरी तो मान रहा है कि अब रीसेंट करेक्शन के बाद खरीदारी का मौका है, आपका क्या व्यू है? देखिए दीपाली, कल इस स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली, जिसका वो कारण था जो एक्विजिशन की बातें हो रही थी, बट चूंकि मैनेजमेंट ने वहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है, तो उस लिहाज से उस जो भारी गिरावट के बाद आज एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। बट ओवरऑल अगर आपको ध्यान हो तो शायद जो इन्होंने अपने एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइजेस कुछ आज घटाए हैं, तो वो एक नेगेटिव न्यूज है। बट फिर भी मेरा मानना है कि हिंडाल्को चूंकि कल बहुत टूटा था और जिस खबर पे टूटा था उसका खंडन किया है मैनेजमेंट ने, तो मुझे लगता है उस लिहाज से इस पे आज एक रिकवरी देखी जानी चाहिए। तो मेरी राय में अगर किसी ने कल लिया है तो फिर आज अगर ये रिकवरी आती है तो उसके बाद ही इसमें फिर बेचने की सोचे। ये रिकवरी आएगी और आनी भी चाहिए। रिपोर्ट मैक्वेरी की 300 रुपए की, और कंपनी की तरफ से सफाई भी एक्सचेंजेस। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, लेते हैं राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर रिजल्ट्स के दम पर आज दिखने वाला है एक्शन। और शुरुआत करते हैं आज आने वाले नतीजों के साथ। सबसे पहले विप्रो, जिस तरह से आईटी कंपनियों के नतीजे आए, विकास जी क्या है आपकी राय, किस तरह के रहेंगे नतीजे और नतीजों से पहले क्या ट्रेड होगा? देखिए अनिल जी, विप्रो का जब ये 270-72 के लेवल पे था तो मेरी राय थी कि इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। आज से 4-5 दिन पहले जब एक मोमेंटम बना हुआ था आईटी स्टॉक्स में, और जिस तरह से टीसीएस के नतीजे आए थे, फिर इन्फोसिस की भी चाल देख के, बट ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा बढ़ चुका है। आज नतीजे हैं, बट नतीजे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि नतीजे खराब रहेंगे। मुझे लगता है उस लिहाज से नतीजे पॉजिटिवली थोड़े सरप्राइज करने चाहिए। तो मैं विप्रो पे बुलिश हूं, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी थोड़ी तेजी बनी हुई है, तो जिन्होंने निचले स्तर पे लिया हुआ वो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। बाकी फ्रेश खरीदारी में थोड़ा रिस्क रहेगा, बिकॉज रिजल्ट्स है सामने एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट एक्यूरेटली। बट फिर भी मेरी राय में जिन्होंने लिया हुआ वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मुझे लगता है नतीजे बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। राजेश सतपुते भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश गुड मॉर्निंग। बजाज फिनसर्व पर अपनी राय दीजिए, नंबर्स तो अच्छे आए हैं, आज क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए स्टॉक पर? देखिए यहाँ पे जिस तरीके से कल बजाज फिनसर्व ने लो किया और वहाँ से जो खींचा, अगर हम लोग इसको कैंडलस्टिक के लिहाज से एनालाइज करें तो इट्स एन हैमर। तो हैमर यही चीज़ होता है कि जब टॉप पे हैमर होता है तो वहाँ पे एक पॉज हो जाता है कि यानी जो अभी तक की रैली है, तो मुझे लगता है ये रैली कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजल आउट होने के चांसेस है। तो अगर मेरे पास पोजीशन रहता तो डेफिनेटली मैं उसमें लॉन्ग लिक्विडेशन ही करता। तो अगर यहाँ पे पोजीशन है तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए लॉन्ग लिक्विड करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो शॉर्ट भी करना है?
अनिल जी, शॉर्ट करना है तो एग्रेसिव शॉर्ट हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 2520 के आसपास है, 2550 तक का एक छोटा पुल बैक, क्योंकि 25-30 रुपये का पुल बैक इसमें आते रहता है। तो 25-30 रुपये का पुल बैक मिले तो शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2600। इमीडिएट सपोर्ट जो बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं आर्ली चार्ट के हिसाब से देखूँ तो मुझे लगता है कि अनिल जी 2450 ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। बिलो 2450 फिर ये क्रैक हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, बजाज ऑटो, बंसल जी आप तो कब से बोल रहे हो खरीदो खरीदो खरीदो, अभी कल थोड़ा करेक्ट हुआ है, आज रिजल्ट है, रिजल्ट के पहले खरीदना है कि नहीं खरीदना है? नहीं अनिल जी, खरीदना चाहिए। और स्टॉक में नीचे की तरफ 3080 से लेकर 3090 काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट है। टेक्निकली मुझे लगता है 3080 3090 का जो सपोर्ट है वो नतीजों के चलते नीचे में क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटेगा, इंट्राडे बेसिस पे तो अनिल जी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और ऊपर की तरफ काफी रूम है स्टॉक के अंदर, ऊपर में 3250 से लेकर 3280 तक जाने का पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये राय है बजाज ऑटो पर। लेकिन कुणाल, सीएट पर आप एक राय दीजिए। नतीजे आने हैं सीएट के आज और सालाना आधार पर नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, लो बेस का फायदा इनको पहुंचेगा। 1260 पर कल बंद हुआ, आज के लिए रणनीति? देखिए, रणनीति यह है दीपाली के एक स्टॉप लॉस रखें 1235 का, और 1235 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि काफी अच्छा एक बेस पिछले कुछ सत्रों में इस काउंटर ने बनाया है और 1235 मजबूत सपोर्ट है, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि एक बार के लिए 1325-1350 के लेवल्स हो सकता है, अगर रिजल्ट आज उम्मीद से बेहतर आए तो 1325 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते। ओके, 1325 तक के लेवल्स। एबीबी, ये स्टॉक देखिए जरा राजेश सातपुते साहब। अरे साथ अरे आपकी पिक्स भी तो लेनी है, राजेश जी की पिक्स नहीं लेनी हमने। अरे राजेश जी पहले तो आप पिक्स बताइए, एबीबी तो बाद में भी पूछ लेंगे, पहले बताइए आपकी पिक्स कौन सी है? अनिल जी, यहाँ पे दो पीक है। एक तो आईटीसी हमें अच्छा लगता है, सेकेंडली टाइटन यहाँ पे अच्छा लगता है। आईटीसी में कल एक अच्छा मोमेंट, एक अच्छा ट्रैक्शन मिला था, मुझे लगता है इसमें फॉलोअप बाइंग होगी, बाजार को संभालने का काम आईटीसी करेगा। देखिए, आईटीसी यहाँ पे बाय बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 268, मेरा टारगेट 280 का है। सेकंड बाय कॉल रहेगा टाइटन पे। देखिए, टाइटन में ट्रैक्शन अच्छा है, अगर 2-3 रुपये नीचे भी खुले तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। 850 का स्टॉप लॉस है, 884 का टारगेट है। अनिल जी, यहाँ पे विथ योर परमिशन मैं निफ्टी में एक छोटी स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, बिल्कुल जी। अनिल जी, देखिए, निफ्टी का जिस तरह से अभी तक का जो बिहेवियर है वो लगता है कि निफ्टी 11,080 के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम हम जो निफ्टी में जो लेवल देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि 10,970 940 ये एक इसका सपोर्ट बैंड है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मैक्सिमम निफ्टी 10,800 के आसपास आएगा, यानी जो रेंज है निफ्टी में ये 10,800 ऑन द लोअर साइड और 11,100 ऑन हायर साइड, यही रेंज है। तो अनिल जी, यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट करूँगा। अगर 10,800 का कॉल 10,800 का पुट बेचते हैं तो 32 रुपये मिलता है, और 11,100 का कॉल बेचेंगे तो 23 रुपीज़ मिलता है। नेट जो है टोटल मिला के 55 रुपीज़ क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे अपर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 10,850 का रहेगा और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 10,750 का रहेगा। इसका मतलब अगर 10,850 और 10,750 के नीचे और 11,150 और 10,750 ये रेंज रहेगा। इसके ऊपर नीचे चला जाए तो ही तकलीफ है, लेकिन मोटा मोटी रेंज देख के लगता है कि निफ्टी 10,800 और 11,100 के बीच में ही एक्सपायरी होगा। तो इस लिहाज से मैंने ये स्ट्रैटेजी रखी है जिसमें 55 रुपीज़ का गेन होगा। ओके, तो ये है आपके लिए रणनीति इस वक्त निफ्टी पर ट्रेड करने के लिहाज से।